लोअर टी शर्ट देख रहे हो, ये केवल उत्तर प्रदेश का सीन है। यहाँ पर टीचर का मतलब बिल्कुल तोंद बाहर निकली हुई हो, -8 का चश्मा लगा हुआ हो, जब तुमको घूर के चश्मे के नीचे से देखे तो जान लो कि वही टीचर है। जब हम सब पढ़े हैं तो हमारी सभी पढ़ाई दिल्ली हुई, पुणे हुई, तो वहाँ बहुत बड़े बड़े अमीर टीचर जो थे, मतलब जो BMW का थे वो भी लोअर में आते, और जो ऑनलाइन पढ़ाते वो सब लोअर में रहते ही हैं। लेडी कहाँ पूरा दिन आदमी पहन के रह पाएगा उस चीज को। आइए आज से चालू कर दिया जाए, हिंदी प्रैक्टिस बैच चालू है आपका। हिंदी प्रैक्टिस बैच केवल इसलिए प्रैक्टिस कराई जाती है ताकि तुम अपनी औकात जान सको। हर आदमी को अपनी औकात होती है ना, वैसे आपकी भी अपनी एक औकात है, मेरी भी अपनी एक औकात है। इसी बार जब मैं यूपीपी का प्रैक्टिस बैच लेकर आया था, जब यूपीपी नहीं हुआ था, तो हमने देखा एक गलती आ रही थी यूपीपी बैच में, प्रैक्टिस बैच में। गलती क्या आ रही थी? गलती ये आ रही थी कि बच्चा 999 का 1499 का प्रैक्टिस बैच ले रहा था, क्योंकि समय ज्यादा था नहीं, योगी आदित्यनाथ ने 1 महीने का समय दिया हुआ था। उस बच्चे को हिंदी में कुछ पता ही नहीं था। अब जैसे तुमको मैं ये क्वेश्चन दे दिया, भाषा के बारे में आपको पता ही नहीं कुछ, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? प्रैक्टिस बैच वही बच्चा कर सकता है जो ऑलरेडी पहले पूरा पढ़ा हो। अगर वो पढ़ा नहीं है तो कभी भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता, किसी भी हाल में नहीं कर सकता था। इसलिए उसका पढ़ना जरूरी है। प्रैक्टिस का मतलब है कि पहले आप इसको पढ़े हो ताकि मैं आपको याद कराता चला चलूं कि हाँ क्या क्या कैसे कैसे आएगा। आइए पहला प्रश्न ले लीजिए। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हाथ खड़ा कर दो। भारोपी। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? आपने बताया भारोपी, बिल्कुल सही है। तो हिंदी भाषा कितने परिवार हैं? भाषा कितने परिवार हैं? कोई बताना चाहे बता सकता है, स्वतंत्र। भाषा के कितने परिवार हैं? भाषा के परिवार लिया जाए, ब्लू ले लिया जाए। चार परिवार। आगे समझिएगा। नंबर 1 भारोपी, नंबर 2 द्रविड़, नंबर 3 ऑस्ट्रिक, नंबर 4 की कोई बात नहीं है, कोई जल्दी नहीं, पढ़ाया जाएगा, कुछ आराम से पढ़िएगा। आप सब हंसते हुए पढ़ाया जाएगा, बोलते हुए पढ़ाया जाएगा, और आगे हमारा आपका सफर बढ़ेगा। आज तो पहला क्लास हमारा आपका, तो ऐसा मेरा तुमको एहसास करा दूंगा मैं। सामाजिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान और पढ़ाना तीनों एक साथ चलेगा हमारा आपका। और 1-2 घंटे 3-4 घंटे पढ़ोगे, बोर नहीं होगी मेरी क्लास में कोई, ये वादा है आपसे। भाषा के 4 परिवार हैं। नंबर 1 परिवार में कौन आता है? भारोपी। नंबर 2 कौन है? द्रविड़। नंबर 3 पे कौन है? ऑस्ट्रिक। और नंबर 4 पे कौन है? अगर पूछ यही ये प्लस प्रश्न आ गया कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो आपने बता दिया भारोपी। अगर पलट जाए प्रश्न, यहां पलट कर ये पूछ ले अगर आपसे कि भारत में सबसे अधिक किस परिवार का भाषा का प्रयोग किया जाता था, आप क्या बताएंगे? भारोपी है। भारोपी भारत के कितने % लोग बोलते हैं? भारोपी भारत कितने % लोग बोलते हैं? 73% लोग। कितने % लोग? 73% लोग भारोपी भाषा का प्रयोग करते हैं। 25% लोग द्रविड़ भाषा का प्रयोग करते हैं। मात्र 1.7% लोग ऑस्ट्रिक भाषा का प्रयोग करते हैं। और सबसे कम भाषा का प्रयोग जिस परिवार के द्वारा किया जाता है उसे चीनी तिब्बत कहा जाता है। इसे 0.7% लोग ही प्रयोग करते हैं। ये याद रखिएगा। चाहे एक और रिक्वेस्ट है आप सबसे, चाहे ऑनलाइन पढ़ लो चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो आप सब एक सादा पन्ना अपने पास जरूर रखा करिए और लिखते चला करिए। उससे आपको क्या होगा कि मटेरियल आपको मिलता चलेगा साथ में, और किसी के पास ये नहीं होगा। 0.7 ये 0.7 है, ये 0.3 1.3, ठीक। तब ये दोनों मिला दोगे 2% हो जाएगा। ये 73 है और ये 100% होगा कि नहीं? आपसे हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो आप क्या बताएंगे? ठीक है।
अब कहोगे द्रविड़ में क्या आता है सर? द्रविड़ कौन भाषा है? कन्नड़ का नाम सुने हैं? दक्षिण भारत की भाषाएं जानते हैं? वो सब किसके अंदर आ जाएगी? द्रविड़ के। मंडा किस में आ जाएगी? ऑस्ट्रिक में। ये बहुत कम बोली जाती भाषाएं हैं। ये शून्य के बराबर है। 0.7 मतलब शून्य के बराबर, बहुत ना के बराबर इसको लोग बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सी है? आरोपी। ये आपका उत्तर प्रदेश भी बोलता है, ये आपका मध्य प्रदेश भी बोलता है, ये आपका भी बोलता है, ये आपका गुजरात भी बोलता है, आप आगे बढ़ेंगे तो बिहार भी बोलता है। बिहार में भाषा किया जाता है सर, हाथ खड़ा कर दो। बिहार में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? भोजपुरी भाषा का। उसके अंदर एक और भाषा आती है, भोजपुरी भाषा की उपभाषा का नाम है मगही। मगही भाषा एक ऐसी भाषा है जो बिहार में बोली जाती है, मगर जो अपना पूर्वोत्तर जिले हैं, पूर्वांचल का क्षेत्र है, जैसे गाजीपुर हुआ आपका, बलिया हुआ आपका, इसमें बनारस तक ये टच करती है। बल्कि कुछ भाग इलाहाबाद में भी इसका टच पाया जाता है, कुछ भाग में यहां पर भी इसको बोला जाता है। एक प्रयागराज एक ऐसा शहर है जहां पर आपको मगही भी मिलेगी, खड़ी भाषा भी कुछ मिलेगी जो पश्चिमी क्षेत्र की भाषा है, और साथ ही साथ आपको यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर अवधी मिलेगी। कौन सी मिलेगी? अवधी भाषा मिलेगी। अवधी भाषा का विस्तार किन क्षेत्रों में होता है? अवधी भाषा का विस्तार लखनऊ होता है, यही फतेहपुर से देखिए, यही कानपुर में आपको वहां पे अवधी नहीं मिलेगी, ये अवध की भाषा वहां नहीं मिलेगी, वहां पे आपको खड़ी भाषा मिल जाएगी। खड़ी भाषा को कन्नौजी भाषा, खड़ी भाषा को एक और नाम जाना जाता है कौरवी। इस भाषा का नाम जाना जाता है, पूछा है आपसे कभी कि खड़ी भाषा को किस और नाम जाना जाता था, क्या बताएंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है यूपीपी का, और बार बार ये पूछा गया है। उठाकर 10 साल का सॉल्व देखिएगा, एक गलती हुई है पूरे पीपीटी में आपके कि ये एक में इक्वल गया है, क्योंकि पहली क्लास है कुछ गलतियां हो सकती। इक्वल प्रश्न है, ये हर एक में बराबर गया, ये गलत है, इसका साल कोई और रहा है। पूछा जाए खड़ी भाषा का दूसरा नाम क्या था, बताइए? कौरवी। अगर पलट के ही प्रश्न पूछ ले कौरवी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, यह जनक कौन है, तब क्या बताइए? बात नहीं कर रहा हूं, कौरवी भाषा का नाम पूछ रहा हूं। और कहीं भी कर सकते हैं, और मेरा प्रश्न बहुत साफ साफ है, और कहीं आप बैठे आप भी बता सकते हैं। मेरा कहना है खड़ी भाषा को एक और नाम जाना जाता है जिसका नाम कौरवी भाषा है। इसको राहुल सुब्रमण्यन ने कौरवी भाषा दिया। खड़ी भाषा का सबसे बढ़िया प्रयोग कहां किया जाता है? दिल्ली क्षेत्र में किया जाता है, साथ ही साथ आपका मेरठ किया जाता है, मुजफ्फरनगर किया जाता है, शाहजहांपुर किया जाता है। कोई दिक्कत है? इस क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। अब किसी को कोई प्रश्न और आ रहा है सामने? मैंने कहा फिर कायदे समझिएगा, इसको डिलीट कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? बेटा बाद में इसमें डालता रहूंगा मैं। आइए, प्रश्न था मेरा, हिंदी किस भाषा परिवार की है, तो आप क्या बता देंगे? ये बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है, इसका ध्यान रखिएगा। अच्छा, हाथ खड़ा कर दीजिएगा, कोई बताइए हमें, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई? किस धातु से हुई है? भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भात धातु से हुई। किस धातु से हुई है? भात। भात का अर्थ होता है, भात होता है वाणी की अभिव्यक्ति, वाणी अर्थात विचारों को समझने और समझाने का सबसे सरल और सुगम साधन क्या है? भाषा। विचारों को समझने और समझाने का सबसे सरल साधन क्या है? भाषा है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष नामक धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है वाणी की। किसी कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? ये अगले प्रश्न में आए हम। आप पूछा, कुछ कहना चाहते?
सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? अगर बात है भारत में अगर पूछा जाए क्वेश्चन, एक बात का और ध्यान रखिएगा, जो आपकी मैं आप सबको पढ़ा रहा हूं प्रैक्टिस बैच यूपीपी का, और एक बात, प्रैक्टिस बैच यूपीपी का नाम से जरूर है मगर दरोगा तक का ही काम करेगा, ये ध्यान रखिएगा आप सब। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश की क्या है कि यहां पर बच्चा जिस चीज को लिख दिया जाता है वही मान लेता है। ऐसा नहीं है, आप दरोगा दीजिए, सिपाही दीजिए, लेखपाल दीजिए, तीनों का मिक्स प्रश्न आपको मिलेगा। वीडियो के परमानेंट इसमें प्रश्न आपको मिलेंगे। कल से जब ये टैग लाइन बदलवाऊंगा तो आपको ये दिखने लगेगा कौन से सन में वीडियो के, कौन से सन में ये एमटीएस क्या बोलते हैं, सिपाही के, आबकारी विभाग के, किस यूपी T+3 के किस वैकेंसी में आया है, आपको स्पष्ट होता जाएगा। ले लीजिए, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है कौन सी है? हिंदी। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। भारोपी कितने % बोल रहे हैं? भारोपी भाषा कितने % लोग बोल रहे हैं? तो भारोपी में हिंदी तो ही है, तो इसका मतलब सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी हुई? हिंदी हुई। हाथ खड़ा कर दो कोई और बताओ हिंदी भाषा का प्रारंभिक रूप है, भाषा का प्रारंभिक रूप है हिंदी की आद्य जननी भाषा, हिंदी की आद्य जननी भाषा संस्कृत है। संस्कृत से पाली आई, पाली से प्राकृति आई, हाँ या ना? बिल्कुल क्लियर हो रहा ना। और ये एक बात और ध्यान रखिएगा, ये क्रम पूछता है एग्जाम में। एक प्रश्न दरोगा का लेवल जाओगे तो एक प्रश्न ये आएगा कि सही क्रम लिखिए, शायद आगे इसमें होगा भी एक वो प्रश्न। संस्कृत से पाली, पाली से प्रकृति, प्रकृति से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, अवहट से प्रारंभिक हिंदी, हाँ या ना? ये क्लियर हुआ? मैंने कहा अगर पूछा जाए कि हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा, आप बताएंगे हिंदी। क्लियर है? अगर पूछ लिया जाए कि हिंदी की आद्य जननी भाषा है, हिंदी की आद्य जननी भाषा है, तो आप बताएंगे संस्कृत। संस्कृत से किस भाषा का उदय हुआ? पाली से किस भाषा का उदय हुआ? प्रकृति से किस भाषा का उदय हुआ? अपभ्रंश से कौन सी भाषा आई? अवहट से कौन सी भाषा आई? प्रारंभिक हिंदी, प्राचीन प्रारंभिक हिंदी। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? अगला पॉइंट आइए, इसको हटा दिया जाए, अगले प्रश्न पर बढ़ा जाए। लिख लीजिए पहले आप, जो बच्चे, फिर मैं कह रहा हूं ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, जो यूट्यूब पे पढ़ लो मेरी क्लास को। और एक बात बहुत क्लियर कर रहा हूं, यूट्यूब अध्ययन अकेडमी प्रयागराज चैनल है। बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि इमरान सर जो आप पीपीटी लेकर आने जा रहे हैं, प्रैक्टिस बैच लेकर आने जा रहे हैं, ये आप कहां देंगे? तो अभी मैं बहुत क्लियर कर रहा हूं, शुरुआती दौर में ये सारे वीडियो आपको यूट्यूब चैनल अध्ययन अकेडमी प्रयागराज पे मिल जाएंगे। इसकी अगर पीपीटी चाहिए आपको, क्वेश्चन चाहिए अगर आपको, तो टेलीग्राम अकाउंट पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको इस नंबर से मिल जाएगा, 9935585771 5871। इस नंबर पे आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ेंगे। व्हाट्सएप पे आप हमसे कहेंगे सर हमको आप टेलीग्राम लिंक भेज दीजिए, तो आपको टेलीग्राम लिंक भेज देंगे। तो जो रीजनिंग की, मैथ की, जीएस की, हिंदी की जितनी पीपीटी होगी, आपको सारी पीपीटी आपको जो पढ़ाया जाएगा वो शाम को रात तक टेलीग्राम पे हम डाल देंगे। अभी जो हमारे सारे वीडियो हैं आपको यूट्यूब चैनल अध्ययन अकेडमी प्रयागराज पे मिल जाएंगे। मेरे शॉर्ट जो जाएंगे आने वाले टाइम पे वो भी आपको इसी पर अध्ययन अकेडमी प्रयागराज चैनल पर मिल जाएंगे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर अध्ययन अकेडमी का, इस पर जुड़ेंगे आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। क्लियर है ना प्रश्न? ये लिख लिया, ये याद रखिएगा, रिपोर्ट कभी भूलिएगा नहीं। और इसमें गड़बड़ा क्या देता, पहले प्रकृति कर देगा बाद में पाली कर देगा, आप वहीं गड़बड़ा जाओगे। तो ये याद होना चाहिए ये क्रम, ठीक। अभी इस पर हम और विस्तार से पर चर्चा करेंगे आपके साथ। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती? आप जो सर मजेदार प्रश्न आ रहे हैं मगर हल्का इजी है, तो एक कहावत है कि सरल से कठिन की तरफ ना। अगर आपकी 4 व्हीलर में 5 गियर है तो क्या करते, गाड़ी स्टार्ट करते 5वां गियर, पता चला गाड़ी बंद, तो हल्का सा इंतजार करिए। सारी क्षमता तुम्हारे अंदर जितनी होगी और जहां जहां यूट्यूब पे आप पढ़े होंगे उससे कमजोर कहीं नहीं उतरेगी। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुजराती लिपि में? नहीं जानते वो जान लो, मगर ऐसे लिखी जाती है गुजराती। गुजराती और देवनागरी लिपि के बीच में एक अंतर है। गुजराती लिपि में ऊपर लाइन नहीं होती, ये लाइन ऊपर नहीं होगी, ये केवल और केवल क्या होगा, ऐसे लिखी जाएगी गुजराती। देवनागरी लिपि में ऊपर लाइन
ऊपर लाइन अगर है, पाई ऊपर है तो देवनागरी लिपि है, ऊपर पाई नहीं है तो क्या है वो गुजराती लिपि है। अंतर केवल इतना सा है। क्या ये गुजराती लिपि है? तो आप कहेंगे सर नहीं गुजराती लिपि है नहीं। क्या गुरुमुखी है? गुरुमुख लिपि का मतलब क्या होता है? गुरुमुख लिपि कहते हैं, हाथ खड़ा कर दो कोई। गुरुमुख लिपि का मतलब है वह लिपि जो गुरु के मुख से निकली, उसे क्या कहता है? लिपि जो गुरु के मुख से निकले उसे क्या कहा जाता है? गुरुमुख लिपि। कोई बता दो गुरु लिपि का जनक कौन है? गुरुमुख लिपि का जनक कौन है? कमेंट भी कर दीजिए, सामने से बता दीजिए। कोई गुरु लिपि का जनक, गुरु, सिखों के गुरु अंगद कौन है? गुरु लिपि के जनक कौन है? अंगद, सिखों के गुरु अंगद देव जी। कौन है गुरु के, गुरुमुख के लिपि के जनक? क्लियर है? आगे बढ़िए। ब्राह्मी लिपि किसे कहते हैं? ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीन लिपि है। लिपि कौन सी? तो आप क्या बताएंगे? अगर ये प्रश्न आ जाए कि सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सी बेटा, तो आप क्या बताएंगे? लिपि। क्लियर है? सबसे प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी लिपि है। और ब्राह्मी लिपि को काल में, ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट परमानेंट पूछे जाते हैं। मैंने कहा सबसे प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि निकली। पूछा जाए अगर आपसे ब्राह्मी लिपि का आधुनिकतम रूप कौन सा है, मतलब वर्तमान का रूप कौन सा, तो आप क्या बताएंगे? देवनागरी लिपि। अगर पूछा देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? ब्राह्मी लिपि। पूछा जाए ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीनतम लिपि कौन सी है, तो आप बताएंगे ब्राह्मी लिपि। क्लियर है? अगर यही पूछा जाए ब्राह्मी लिपि को कितने भागों में गुप्त काल में बांटा गया, तो दो भागों में, एक उत्तर ब्राह्मी लिपि और एक दक्षिण ब्राह्मी लिपि। एक उत्तर ब्राह्मी लिपि और एक दक्षिण ब्राह्मी लिपि। हाँ या ना? एक उत्तर ब्राह्मी लिपि और एक दक्षिण ब्राह्मी लिपि। उत्तर ब्राह्मी लिपि के अंदर गुजराती लिपि, राजस्थानी लिपि, और हमारी लिपि। गुप्त काल में बांटा गया, एक उत्तर ब्राह्मी लिपि और एक दक्षिण ब्राह्मी लिपि। उत्तर ब्राह्मी लिपि में तीन लिपि आती हैं, महाजनी लिपि, गुजराती लिपि और राजस्थानी लिपि। और इसी के अंदर आती है देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि 4 लिपियां हैं। और यही ब्राह्मी लिपि, दक्षिण ब्राह्मी लिपि में तमिल लिपि, तेलुगु लिपि, साथ ही साथ कलिंग लिपि। भारत की जो भाषाएं हैं, लिपियां हैं, वो किसमें आती है? दक्षिण लिपि में आती हैं। और जो हिंदी की लिपियां किसमें आती हैं? उत्तर लिपि में आती हैं। उत्तर लिपि के अंतर्गत महाजनी लिपि है, देवनागरी लिपि है, गुजराती लिपि है और राजस्थानी। पूछा जाए उत्तर लिपि, उत्तर ब्राह्मी लिपि में कौन सी लिपि आती है, निम्नलिखित कौन लिपि है, तो आप बताएंगे 4 में से कोई एक आएगी। अगर पूछा दक्षिण ब्राह्मी लिपि में कौन सी लिपि है, तो आप बताएंगे तमिल लिपि, तेलुगु लिपि और इसमें लिपि और आती है जिसका नाम मलयालम लिपि। कौन सी है? मलयालम लिपि। कोई मतलब इसको समझ में आ रहा है? 1% आप सबको कहीं देखिए समझ में वही पकड़ पाएगा जो ऑलरेडी 1 साल कोचिंग किया होगा। पहले दिन हिंदी पढ़ लो, नहीं समझ में आएगी। ये बिल्कुल क्लियर है। निरंतर प्रयास करते रहोगे तो मैं आपको इतना बेहतर पढ़ा दूंगा इसको, जिसमें आप बिल्कुल दिल खुश हो जाएगा। कहीं कोई समस्या नहीं ना? अगर पूछा जाए हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, हिंदी भाषा किस लिपि में? गुजराती लिपि नहीं, गुरुमुख लिपि नहीं, ये पंजाबी लिपि, पंजाबी भाषा इस लिपि में लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि सबसे प्राचीनतम लिपि है, इसी से निकली हुई देवनागरी लिपि है। तो पूछा जाए हिंदी लिपि किस लिपि में लिखी जाती है, तो आप क्या बताएंगे? नागरी लिपि। क्लियर है? कुछ पूछना है आपको?
किस हाँ नहीं देवनागरी लिपि प्राचीनतम पूछेगा तब बताएंगे देवनागरी ब्राह्मी लिपि। अगर केवल हिंदी भाषा पूछा किस लिपि लिखी गई तब बताएंगे देवनागरी। क्लियर है? पूछा गया देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि कितने भागों गुप्त काल में बांटा गया? 2 भागों में। गुरुमुख लिपि किस भाषा की लिपि है तब बताएंगे पंजाबी लिपि। गुरुमुख लिपि का जनक कौन है तब बताएंगे गुरु अंगद देव जी। कौन है? गुरु अंगद देव जी। अगले प्रश्न की तरफ आइए। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, प्रश्न है, अब फंस जाओगे आप सब। ये बताएगा हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, पहला ऑप्शन है अपभ्रंश, नंबर 2 है लौकिक संस्कृत, नंबर 3 है वैदिक संस्कृत, नंबर 4 है देवनागरी संस्कृत। बताएं क्या कैसे हुआ? मैंने हिंदी भाषा का जन्म हुआ तो मैंने कहा अपभ्रंश, लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, देवनागरी। जन्म हुआ ये लिपि का जन्म तो पूछ नहीं रहा है, इसका जन्म पूछ। देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, 4 ऑप्शन जब तुम्हारे सामने आएंगे तो 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन अपने आप डिलाई कर जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। लड़ाई जो होगी 2 ऑप्शन में होगी, एक ऑप्शन में आप 80% संतुष्ट होंगे और दूसरे ऑप्शन में आप 100% सही होंगे। इसी 20% के अंतर में क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको, इतना ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश पुलिस देने जाना क्लियर है? अब आ जाइए, अब समझ लीजिए इसको आप। बी लौकिक संस्कृत, वेरी गुड। अब मैंने आपको पीछे प्रश्न में, इसी वीडियो में पीछे प्रश्न में आपको मैंने हिंदी जन्म का पूरा एक क्रम दिया था। आ जाइए, ले लीजिए संस्कृत। संस्कृत बात क्या आई बेटा? आलिस क्या आई? प्राकृत। प्राकृत से क्या आई? अपभ्रंश। अपभ्रंश से क्या आई? औहट। औहट से क्या आई? प्रारंभिक हिंदी। हाँ या ना? यही है ना? संस्कृत से पाली, पाली से प्रकृति, प्रकृति से अपभ्रंश, अपभ्रंश से औहट, औहट से प्रारंभिक हिंदी। क्लियर हो रही है बात? मैंने कहा सर कि ऑप्शन में कहीं औहट है नहीं, ये दिमाग लगाने की जरूरत है। कहीं अपभ्रंश के बाद औहट नहीं है, जब औहट नहीं है तो इसका मतलब अपभ्रंश का ऑप्शन होगा। अब ये दिमाग का खेल है कि आप एग्जामिनर ये चेक करने की कोशिश कर रहा है कहीं तुम रट्टू तोता तो नहीं हो, रट डाले हो सब कुछ और आगे पीछे कुछ ध्यान नहीं तुमको। सर अपभ्रंश के बाद अगर औहट होती तो ऑप्शन किसका होता? क्योंकि अब औहट में है ही नहीं तो किसका ऑप्शन हो जाएगा? अपभ्रंश का। जो आपने बताया कि लौकिक हिंदी बताया ना आपने, लौकिक हिंदी संस्कृत को 2 भागों में बांटा गया। संस्कृत सबसे पहली भाषा है भारत की, इसे देशज भाषा के नाम से भी जाना जाता है। देशज भाषा का मतलब वह भाषा जो न तद्भव हो, न तत्सम हो, न विदेशज हो, भारत की हो, तो उसे क्या कहा गया? संस्कृत कहा गया। संस्कृत को 2 भागों में बांटा गया। नंबर 1 लौकिक संस्कृत, नंबर 2 नहीं, पहले नंबर पे वैदिक संस्कृत। नंबर 1 पे वैदिक संस्कृत, नंबर 2 पे लौकिक संस्कृत। नंबर 1 पे वैदिक संस्कृत, नंबर 2 पे संस्कृत के ये 2 भाग हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। क्लियर है? लौकिक अब कायदा समझिए, अगर बड़ा मजा आ जाएगा आपको समझने में। वैदिक संस्कृत के अंतर्गत हिंदू सनातन धर्म के 4 वेदों की रचना की गई। इसकी 4 वेदों की रचना की गई है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 4 वेदों की रचना संस्कृत में की गई है। किसमें की गई है? किस संस्कृत में की गई है? वैदिक संस्कृत में। इसलिए इतिहास जब आप पढ़ते होंगे देखते होंगे लिखा है वैदिक काल। वैदिक काल में सनातन धर्म के 4 वेदों की रचना की गई है। नंबर 2 पे आती है बात लौकिक संस्कृत। कहोगे सर वैदिक संस्कृत 4 वेदों की रचना की गई, लौकिक संस्कृत में क्या किया गया है? तो मैं कहूंगा लौकिक संस्कृत में रामायण की रचना किससे की? नंबर 2 रामायण की रचना किससे की? महाभारत की। किसके अंतर्गत की गई है? लौकिक संस्कृत में की गई। लौकिक संस्कृत में रामायण की रचना की गई है और
महाभारत की रचना की गई है। कोई दिक्कत है? क्लियर है? अगर पूछा जाए लौकिक संस्कृत, वेद व्यास ने महाभारत की रचना किस काल में किया, बताएंगे वैदिक लौकिक संस्कृत में। अगर पूछ लिया जाएगा चारों वेदों की रचना किस में की गई, बताएंगे वैदिक संस्कृत। क्लियर है? अब बात आती है, संस्कृत बीत गई, अब बात आती है सर पाली क्या है। पाली में बुद्ध के सारे उपदेश किस भाषा में लिए गए हैं? पूछा जाएगा आपको, आपसे बुद्ध के उपदेश किस भाषा में लिए गए हैं, तो आप बताएंगे पाली में। पाली प्रकृति अपभ्रंश का समय इक्वल है, अगल बगल ही है, इसमें बहुत अंतर नहीं है। प्रकृति में जैनों की बात की गई है, जैनों को उपदेश दिए गए हैं। अपभ्रंश में स्वयंभू ये लेखक हैं, किसमें आए? अपभ्रंश में आए। अवहट में कोई आया नहीं। फिर अब बात आगे बढ़ जाती है हिंदी। क्लियर है? अगर पूछा जाए अगर आपसे कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, तो आप बताएंगे अपभ्रंश में, क्योंकि अवहट ऑप्शन में नहीं है। अवहट नहीं है तो अपभ्रंश ही आपको लगाना पड़ेगा। लौकिक संस्कृत का दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है, वैदिक संस्कृत का दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है। ये लिपि है। क्या है ये भाषा नहीं है, ये भाषा को लिखी जाती है इसमें, इसलिए इसका कोई लेना देना ही नहीं। क्लियर है? किसी कोई समस्या तो वो समझ में आ रहा है जी? किसी कोई समस्या, कहीं भी कुछ पूछना चाहता हो? ठीक है ना? और जो मैं आपको ये चौथा प्रश्न बता रहा हूं, कहीं ये सारे प्रश्न लिख लीजिएगा, इसकी पीपीटी बनाकर रख लीजिएगा। मेरा वादा है जब आप एग्जाम देने जाएंगे बहुत सारे प्रश्न ऐसे उतरते चले जाएंगे, हूबहू एक उतरते जाएंगे, इसमें कोई चूक होगी नहीं। बस मेहनत से पढ़िएगा बस। भाषा की प्रथम देशज भाषा है, इतनी सी बात हो रही है हमारी आपकी। भारत की प्रथम देशज भाषा है पाली। पाली, संस्कृत, अवहट, अपभ्रंश। सर पहले बता दिया हूं कि संस्कृत से किसका उदय हुआ? पाली में जरा आपकी मात्रा नहीं है। संस्कृत से किसका उदय हुआ? पाली का। पाली के बाद कौन सी आई? प्राकृति आई। प्राकृति के बाद कौन सी आई? अपभ्रंश आई। अपभ्रंश के बाद कौन सी आई? अवहट आई। अवहट के बाद कौन सी आई? प्रारंभिक हिंदी आई। इसका मतलब सबसे देशज भाषा कौन सी है? ऑप्शन बी, संस्कृत। क्लियर है? अगला पॉइंट करिए। मेरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया? राजभाषा ऐसे नहीं लिखा जाता, राजभाषा ऐसे लिखा जाता। टाइपर की मिस्टेक होगी, कोई दिक्कत नहीं, समझने वाला समझ लेगा। राजभाषा का दर्जा दिया जाता। 348 का नहीं, 343 का। देखिए, जब एग्जाम फोबिया हावी होगा आपके ऊपर, जब एग्जाम फोबिया आप पर हावी होगा, रक्त धमनियां आपकी घोड़े की स्पीड से ज्यादा तेज से दौड़ रही होंगी, तो का और खा में बहुत अंतर नजर नहीं आ रहा होगा। एग्जाम फोबिया बहुत खराब चीज होती है। विद्यार्थी अपने पूरी मेहनत का केवल 70% अपने एग्जाम हॉल में देता है, 30% वो गड़बड़ा कर भूल जाता है। तो 348 का तो बिल्कुल नहीं है, 343 का नहीं है, 343 का यस। अगर आपके बाद ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये प्रश्न आता है एग्जामिनेशन में, अलग अलग एग्जामों में, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो आप बताइएगा 343 का। ध्यान रखिएगा, हिंदी को राजभाषा, ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 का में हिंदी को राजभाषा, फिर मैं भी लीजिए राज्य और देवनागरी लिपि को राज्य भारतीय संविधान में राजलिपि का दर्जा दिया गया है। तो 343 का। अगर पूछा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है, तो 343 का। ध्यान रखना यह होगा आपको कि हिंदी को कोई भाषा नहीं कहा गया है।
भारत की कोई राष्ट्रभाषा है भी नहीं। मगर भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अगला प्रश्न आइए। सितंबर 1949 भारत की आजादी के पश्चात, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया है? राष्ट्रभाषा। मैंने बहुत स्पष्ट किया कि कोई भारत की राष्ट्रभाषा है ही नहीं, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। देशभाषा, राष्ट्रभाषा होगी तभी देशभाषा होगी, देशभाषा भी नहीं है। मूल भाषा, मूल भाषा आपकी बोलियां होती नहीं है। क्या है? राजभाषा। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया है? तो अब बताइएगा। भारत को राजभाषा का दर्जा भारतीय संविधान के 343 का में राजभाषा का दर्जा दिया गया। कोई दिक्कत? कोई कहीं सबक से आपको लगता है पूछना चाहिए? सब तिवारी जी कुछ पूछना है? कोई प्रकाश डालना है कहीं? इधर कोई भैया किसी को लगता है कुछ पूछना है? क्लियर है ना? बिल्कुल। तो किसी कोचिंग में ना आप पूछो कुछ। बेहतर जा रहा है कि कुछ माइनस है? ये हम आपके मुंह कैसे बताएं कि बेहतर है कि नहीं है? कमेंट में गाली देंगे आपको, यहां नहीं कुछ कहेंगे। हिंदी शब्द का सर्वप्रथम वर्णन किस प्रसिद्ध लेखक के द्वारा किया गया? बढ़िया प्रश्न है सर, 1 नंबर का प्रश्न। हिंदी शब्द का सर्वप्रथम वर्णन किस प्रसिद्ध लेखक के द्वारा किया गया? बढ़िया प्रश्न। बिल्कुल नहीं। पृथ्वीराज राठो। पृथ्वीराज। अच्छा, एक और बढ़िया प्रश्न आ गया। ये तो प्रश्न लेडी बहुत अच्छा है कि चंद्रवरदाई की रचना कौन सी है? तो आप बताएंगे पृथ्वीराज राठो। चंद्रवरदाई की रचना कौन सी है? पृथ्वीराज। अगर यही प्रश्न पलट जाए, आप पूछे चंद्रवरदाई वीर है? वीर गाथा काल। वीर गाथा काल का दूसरा नाम क्या है? वीर गाथा का दूसरा नाम क्या? देखिए एक बात और समझिए, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो कमेंट भी करते रहिए परमानेंट। जिंदा हो तो सांस लेना, जिंदा नहीं होता। मैंने कहा चंद्रवरदाई, मैंने कहा सर्वप्रथम वर्णन किसने किया? हिंदी का। हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हिंदी का शब्द का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया? तो मैंने कहा जयचंद्र। बिल्कुल नहीं। मैंने कहा चंद्रवरदाई से एक बढ़िया प्रश्न बना, तो मैंने कहा चंद्रवरदाई पृथ्वीराज राठो। वीर गाथा काल की पहली रचना है, पहली रचना है। मैंने कहा चंद्रवरदाई किस काल की रचना बताए? वीर गाथा काल। मेरा अगला प्रश्न है, वीर गाथा काल को किस और नाम जाना जाता है? आदिकाल। किस नाम है? ठीक है। जैसे वीर गाथा काल को आदिकाल कहते हैं, वैसे ही हिंदी रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी काल को कितने भागों में विभाजित किया? 4 भागों में। 4 भाग कौन कौन से? वीर गाथा काल नंबर 2 पे, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और गद्यकाल या आधुनिक काल। ये 4 भागों में बांटा गया है। इसका मतलब ये भी नहीं है कबीरदास तो भी नहीं सकते कि बहुत बाद में आए हैं। फखरुद्दीन, क्या भूल जाना होता आज की बात। अगर इतना बड़ा आप कह रहे हो, हाँ सर मैं कह रहा हूं कि फखरुद्दीन जिन्होंने हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। कहोगे सर फखरुद्दीन? हाँ सर, फखरुद्दीन एक पारसी लेखक। पारसी लेखक है। कौन से लेखक हैं सर? ये पारसी लेखक हैं। इन्होंने हिंदी का सर्वप्रथम प्रयोग अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जफरनामा में किया है। जफरनामा में किया है। इस पुस्तक में, जफरनामा में, आपको 3 शब्द सुन के बड़े अजीब से लगेंगे।
नंबर एक हिंदी, नंबर दो हिंदू, हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, ये तीनों शब्द फारसी भाषा के शब्द हैं। ये तीनों शब्द है हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, तीनों शब्द कहां से लिए गए हैं? फारसी भाषा से लिए गए हैं। न हिंदी है, न संस्कृत, न अरबी, न तुर्की है। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान फारसी भाषा के शब्द हैं। हिंदी का सर्वप्रथम शब्द का सर्वप्रथम शब्द का किसका शब्द का सर्वप्रथम वर्णन शफरुद्दीन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जफरनामा में किया। किसमें किया है? जफरनामा में किया। खड़ी बोली कहां बोली जाती है? खड़ी बोली कहां बोली जाती है? और कोई? झांसी, झांसी बुंदेली बोली जाती है। बुंदेलखंड की भाषा है बुंदेली, झांसी बोली जाती है। मेरठ खड़ी बोली जाती है। मेरठ क्या बोली जाती है? खड़ी बोली। पश्चिमी, और ये दिल्ली तक आती है। कहां तक आती है? दिल्ली तक। अवधि, कौन सी? अवधि, गोंडा अवधि, बेल्ट अवधि। अयोध्या और पूरा बेल्ट, प्रतापगढ़, इलाहाबाद तक से आ जाता है, अवधि आ जाता है। झांसी बुंदेली बोली जाती है। मेरठ खड़ी बोली जाती है। इसी खड़ी बोली को और एक नाम से जाना जाता है कौरवी। क्लियर है? अगर पूछेगा बता लेंगे आप। आगे बढ़िए। आगे हिंदी का क्या मिला? 1900। न ये सही है, न ये सही है, न ये सही। 15 अगस्त 1947 को मिला भारत को आजादी। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान, हाँ या ना, लागू हुआ ना? भारतीय संविधान की लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। 15 अगस्त को क्या मिली भारत को? आजादी। कितने साल बाद? अंग्रेजों के 200 साल बाद। 200 साल बाद। भारतीय इतने महत्वपूर्ण थे कि इनको 100 साल ये जानने में लग गया कि हम गुलाम हैं। हम गुलाम हैं। अरे 50-50 साल बेवकूफ बना दे रहे हैं तुमको, एक आधा साल लगी हुई है। इसको जरूरत पड़ती। और भारत क्योंकि जातियों बटा हुआ था, राजवाड़ों बटा हुआ था, रियासतों बटा हुआ था, तो जब एक रियासत को अंग्रेजों ने मारा दबाकर, तो दूसरी रियासत बहुत खुश हुई। फिर दूसरी रियासत को मारा, तीसरी रियासत खुश हुई। पाड़े को मारा, ठाकुर साहब खुश हो गए। ठाकुर साहब को मारा तो पठान साहब खुश हो गए। पठान साहब को मारा तो गुप्ता जी खुश हो गए। जब सबको मिल के मारा तो सब मिले आपस में, कहें तुमको मारा, कहें हाँ, पटक के मारा, लात लात मारा, मारा। तब फिर 1857 क्रांति हुई, 1857 रिवॉल्यूशन इन इंडिया। इस क्रांति का बड़ा मजेदार सीन है। इस क्रांति को अगर 1 महीना और रोक लिया गया होता, इस क्रांति में ही भारत आजाद हो जाता। इस क्रांति में आजाद हो जाता, आगे नंबर ही नहीं आता। क्योंकि इस क्रांति में अगर अब भारत के वटक जिनके पास था, जमींदार लोग जो थे, राजवाड़ा जो नवाब जो लोग थे, बादशाह सलामत जो थे, उन्होंने क्रांतिकारियों का समर्थन बहुत खुलकर नहीं किया। बहादुर शाह जफर ने किया भी, मगर वो खुद ऑलरेडी 1 लाख पेंशन पे थे, इसलिए उनके पास कुछ दमखम बचा ही नहीं था। और क्रांतिकारियों को कोई ने समर्थन कार्य किया नहीं, इसलिए 1857 क्रांति पूर्ण रूप से 1858 में विफल हो गई। ठीक है। 14 सितंबर, इसको याद रखिएगा कि हिंदी को राजभाषा का के रूप में दर्जा कब दिया गया? 14 सितंबर 1949 को। क्लियर है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगर पूछा जाए हिंदी दिवस को मनाया जाता है 14 सितंबर को। क्लियर है? आगे बढ़िए। में क्लियर है ना? बिल्कुल। क्योंकि सर एक बात और, मैं जरा सा बहुत धीमे नहीं पढ़ा पाता, ऐसा नहीं हो पाएगा। पढ़ाने का एक रिदम है, उसी रिदम में पढ़ा पाऊंगा।
उसे कान आंख सब आपको खोल के रखनी होगी। आ जाइए, हिंदी भाषा प्रांत में शामिल नहीं है। मतलब ये प्रांत मतलब राज्य या स्थान। वह कौन सा स्थान है, वह कौन सा प्रांत है जहां पर हिंदी नहीं बोली जाती? क्लियर है? वह कौन सा प्रांत है जहां हिंदी नहीं बोली जाती? साफ साफ लिखा पंजाब। पंजाब में पंजाबी बोली जाती। इन तीनों राज्यों में हिंदी प्रदेश राज्य है, संबंधित राज्य हैं। उत्तर प्रदेश पूर्ण रूप से हिंदी बोली जाती है, मध्य प्रदेश में ठीक ठाक हिंदी बोली जाती है, और बिहार में भी हिंदी बोली जाती है। तीनों राज्य या फिर कहते हैं हिंदी शासित है, और ये पंजाब क्या है? पंजाबी शासित, अर्थात पंजाबी बोली जाती है यहाँ। तो यही राज्य है जो प्रांत में हिंदी नहीं बोली जाती। अगला प्रश्न आ जाइए, पढ़िए, बढ़िया प्रश्न है सर, पढ़िए अब इसको। उपभाषा की बोली मगही भाषा की बोली है। हाँ, पश्चिमी बिल्कुल नहीं, अवधी बिल्कुल नहीं, मारवाड़ी बोली जाती है। पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली बोली जाती है। अवधी बोली है ही ऑलरेडी, ये लखनऊ क्षेत्र में बोली जाती है। ब्रज मथुरा आगरा के बेल्ट में बोली जाती है। कन्नौजी इटावा से लेकर मैनपुरी से लेकर पूरा वो क्षेत्र बोली जाती है। बिहारी क्लियर है? कोई दिक्कत? अगला पॉइंट आई, हिंदी का जननी भाषा है, प्रकृति हो नहीं सकती। पाली आई, पाली से प्रकृति आई, प्रकृति से अभ्रंश आई, अभ्रंश से अवहट आई, अवहट भाषा है तो पाली नहीं है, प्रकृति नहीं है, पाली नहीं है, अभ्रंश नहीं है। कौन सी है? संस्कृत। ऑप्शन सी। बताओ हिंदी किस दिन को बनाया जा रहा है? 14 नहीं है, 10 फरवरी कोई लेना देना नहीं है, 14 नवंबर से कोई लेना देना नहीं है। कौन से है? 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिया गया है। तो 1949 को हटा दिया जाएगा, क्या आ जाएगा? 14 सितंबर। क्लियर है? अगले प्रश्न पे आइए, ले लीजिए। विकास का सही क्रम है। मैं परमानेंट इस पे उतरा हुआ हूं, देख लीजिए। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कहता हूं है। संस्कृत से अभ्रंश बिल्कुल नहीं, अभ्रंश बिल्कुल नहीं। संस्कृत से पाली बिल्कुल सही है, पाली से प्रकृति बिल्कुल सही है, प्रकृति से अभ्रंश बिल्कुल सही है, अभ्रंश से अवहट बिल्कुल सही है। सही है? पाली से प्रकृति, प्रकृति से अभ्रंश, अभ्रंश से अवहट, अवहट से पाली से अभ्रंश। संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्रकृति, प्रकृति से अभ्रंश, अभ्रंश से अवहट। ये तो सही है आपके। ये भी, और अब यहां पे बना दिया जाएगा बी और बी दोनों सही है, ये भी और ये भी। क्लियर है? अगला पॉइंट आ जाइए। ये तो इतिहास का ही बड़ा प्रश्न है, हाँ या ना? पूछा जाए खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है? अबू फजल को। अबू फजल कौन है सर? हाथ खड़ा कर दो जरा सा। मैं हिंदी के साथ ठीक ठाक जीएस पढ़ाता चलूंगा, हिंदी के साथ ठीक ठाक जीएस पढ़ाता चलूंगा। हाथ खड़ा करो भाई, कोई बताओ अबू फजल कौन है? ये भी इतिहास का एक बड़ा प्रश्न आता है। अबू फजल शेख जी भाई है, एक भाई जी के भाई का नाम क्या है? अबू फजल।
अब कहोगे सर शेख फैजी इतना इंपॉर्टेंट क्यों, जिनका नाम आप लेते हैं शेख फैजी है? तो शेख फैजी जो है सर दक्षिण भारत अभियान के, दक्षिण भारत अभियान जो अकबर में चलाया गया, अकबर के सेनापति हैं दक्षिण भारत के, कौन? शेख फैजी। अबू फजल जो हैं उन्हीं के छोटे भाई। अबू फजल 9 रत्नों में से एक हैं। अकबर के वक्त में कौन है? अबू फजल हैं। और अबू फजल क्या लिखा है? अकबर के ऊपर उन्होंने क्या लिखा है? आईने अकबरी लिखा है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? मैंने कहा सर अगर पूछा आईने अकबरी किसने लिखा था, आप क्या बताएंगे? अबू फजल। एक बात तो और विस्तार समझ लीजिए, अबू फजल को अकबर इतना मानता था कि जहांगीर को इसकी हत्या करानी पड़ गई। जहांगीर कौन है? किसका बेटा है? जिसके बचपन का नाम क्या है? शहजादा सलीम नाम है। अबू फजल को अकबर इतना मानता था, अकबर के दौर चलाया गया एक धर्म था जिसका नाम दीन इलाही था। इलाही, इससे भी एक प्रश्न आता है, किताब बताएंगे अकबर ने किसने की? अगर यही पलट जाए क्वेश्चन और पलट के ये पूछे दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने कहां से की, तो बताइए फतेहपुर सीकरी से की। कहां से की? फतेहपुर। कहां से की गई? किसने की? अकबर ने की। अकबर ने कहां से की? फतेहपुर। धर्म को मानने वाला सबसे कट्टर शासक कौन है? अबू फजल। कट्टर का मतलब दीन इलाही धर्म के बारे में एक गलती सुन ही नहीं सकता। तो कौन है? अबू फजल है। अबू फजल की हत्या बीच समुद्र में कर दी गई 1602 ईस्वी में। कब की गई? 1602 ईस्वी में अबू फजल की हत्या की गई। और किसने की? जहांगीर के कहने पर कराई गई। और किसने की? वीर सिंह बुंदेला। अब तो अबू फजल समझ में आ गए होंगे ना कि खड़ी बोली की जनक अबू फजल बिल्कुल नहीं है। विद्वान हिंदी शब्द का प्रयोग किए हैं, हिंदी भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम फारसी में इन्होंने किया। ये फारसी भाषा का था हिंदी। अमीर खुसरो, खुसरो की यहां गलती है, खुसरो, ये खुसरो सही है। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो तो कबीरदास बिल्कुल नहीं। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता था? तोताए। ये भी बड़ा प्रश्न है कि तोताए हिंद किसे कहा गया है? अमीर खुसरो कहा गया है। अगर यही पलट जाए प्रश्न, बोली खड़ी बोली का जनक कौन है? अमीर खुसरो हैं। पलट जाए प्रश्न और प्रश्न पढ़ के ये पूछ ले अमीर खुसरो किसके दरबारी थे? अमीर खुसरो के दरबारी था, क्या बताएंगे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। इनकी अमीर खुसरो की 3 रचनाएं भी बहुत फेमस हैं, दिलबर रानी, खिलजी खां और तुगलकनामा। तुगलकनामा, खिलजी खां और दिलबर रानी, 3 इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। क्लियर हो रही है बात? समझ आ रही है? आगे बढ़िए, मिटा इसको, आगे बढ़ जाए हम। क्लियर है ना? 18वां प्रश्न, 17वां प्रश्न, खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? तो लिखाई से बता ही दिया, खत्म हो गया। 18 प्रश्न आपके भाषा में थे, 18 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। मेरे जो बैठे हो, मैं हर की विचारधाराओं से नहीं वाकिफ हो पाऊंगा। जितने लोग बैठे हो, कोई ये नहीं कह सकता सर कि मजा नहीं आया। कोई कहता कि जो 18 प्रश्न आपने कराया उसका लेवल नहीं था। कोई ये नहीं कह सकता कि सर। और एक बात आप सबको बताऊं, बड़े मजेदार बताऊं, मैं जीवन में पहली बार ऑनलाइन आया। मुझे मेरा स्टूडेंट 2018 से कह रहा है कि इमरान सर ऑनलाइन आ जाओ। अब मैं 2018 से ऑनलाइन नहीं आया। मैं शॉर्ट वीडियो लेकर आया। शॉर्ट वीडियो अध्ययन अकेडमी प्रयागराज में शॉर्ट वीडियो जब जाएंगे आप, तो शॉर्ट वीडियो में जाएंगे, देखेंगे मेरे जो चैनल के सब्सक्राइबर है वो 20,400 है। मगर शॉर्ट वीडियो देखेंगे तो 8,90,000 व्यू है। इसके पास 4 लाख सब्सक्राइबर, 5 लाख सब्सक्राइबर है, उनकी हालत खराब हो जाए 1 लाख व्यू लाने में। तो आप जब देखेंगे तो आपको एहसास होगा। इंस्टाग्राम पे हमारा थाने प्रयागराज जो चैनल है उस पर 1,10,000 शेयर है के पोस्ट हमारे। तो ये
मालिक का शुक्र था कि यहां तक पहुंचा। पहली बार जीवन में मेरा दिल ऐसे कहा कि मैं ऑनलाइन आकर पढ़ाऊं। मैं ऑनलाइन क्यों नहीं पढ़ाने आ रहा था पता है? प्रशंसक ज्यादा मेरे पास आलोचक है। 13 साल से मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं और मैं ये भी जानता हूं कि मैं किसी से बेहतर नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि भारत महापुरुषों का देश है, पुरुषों का नहीं महापुरुषों का देश है। मैं ये जरूर कह सकता हूं किसी माइनस नहीं पढ़ा सकता। आप इतनी देर से 18 प्रश्न पढ़ोगे, आप ये नहीं कह सकते सर कि आप किसी भी एक प्रश्न में आपकी पकड़ कमजोर रही। इसीलिए इमरान सर हूं, इसीलिए पढ़ाता हूं। अब की पहली बार मैं ऑनलाइन आया हूं प्रैक्टिस बैच लेकर। मैं पहले चैप्टर वाइज लेकर आऊंगा। पहले आज भाषा लेकर आया हूं, कल मैं वर्णमाला लेकर आऊंगा। क्या लेकर आऊंगा? वर्णमाला। लेकर आऊंगा मैं शब्द में, फिर लेकर आऊंगा वाक्य में, फिर लेकर आऊंगा आपको मैं लिंग में, वचन में, फिर उसके बाद आऊंगा संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में, क्रिया में, फिर आऊंगा मैं आपके कारक में, फिर आऊंगा समास, उपसर्ग, प्रत्यय, तद्भव, उपसर्ग, समानार्थी का, प्रलेखार्थी का, विलोम, पर्यायवाची, मुहावरा, वर्तनी, फिर आऊंगा रस में, अलंकार में, फिर और आगे बढ़ूंगा मैं आऊंगा उपसर्ग प्रत्यय में, और आगे बढ़ूंगा मैं आऊंगा हिंदी युग में, रचना रचनाकार में, हिंदी समाप्त कर दूंगा। जब पूरी हिंदी में पहले चैप्टर वाइज लेकर आ जाऊंगा, फिर उसके बाद मैं पीपीटी लेकर आऊंगा सब मिलाकर पढ़ाने में। और जितने लोग इस गलतफहमी में हो जुलाई में पेपर हो जाएगा यूपीपी का, मूर्ख, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। जुलाई में किसी प्रकार कोई पेपर नहीं होना है, जहां तक मेरा अपना विचार है। अभी भी आदित्यनाथ से मेरी कोई पर्सनल बात नहीं हुई है, मगर ऐसी सोनार सोने को देख के बता देता कितना कैरेट है, वैसे हम सब भी बता देते कि क्या माहौल बने, क्योंकि 4 जून को रिजल्ट आएगा। कैबिनेट मंत्रालय पहले 15 दिन खुश रहेंगे, जो भी जीतेगा और जो हारेगा 15 दिन दारू पीकर सोएगा। उसके बाद फिर जुलाई में विस्तार उपस्तार होगा, किसको मंत्रालय को मिले इसके लिए मार होगी। उसके बाद फिर अगस्त आ जाएगा, अगस्त में डेट निकालते और सेंटर बनाते, क्योंकि एक बार लबलबा कर देख चुके हैं। सवाल ये है ना कुक्का देते 1 महीने के अंदर पेपर हो जाएगा, फलनवा हो जाएगा, फिर उसके बाद पता पेपर आउट हो गया। वो सब नहीं होना है। ईमानदारी से पढ़ते रहिए और रेगुलर पढ़ते रहिए। मैं फिर कह रहा हूं तो निरंतर पढ़ते रहेंगे, सफलता बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता। और एक बात याद है सर, ये जो आज के दौर में 3 बाल खड़ा करके ये बन घूम रहे हैं इंस्टाग्रामर और वीडियो बन रहा है, इनका जीवन बहुत अच्छा नहीं है, बहुत लंबा जीवन इनका नहीं है। नहीं, अगर इतना अच्छा जीवन होता तो शांतनु सिंह अपने आप को फांसी पर नहीं लटका लिए होते। हर एक चीज की अपनी एक कीमत है, जब तक आप उसको नहीं चुकाओगे तब तक आप सफलता की सीढ़ी कभी नहीं चढ़ पाओगे। निरंतर प्रयास करते रहोगे तो आज नहीं तो कल सही सफलता मिल ही जाएगी आप। ठीक है, धन्यवाद।